गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SBN इंटर कॉलेज पे। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे विज्ञान का चैप्टर 5 और उस चैप्टर को हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया था पिछली क्लास में, और आज मैं इसका अगला चैप्टर लेकर आया हूं, ठीक है, जो चैप्टर 6 है, यानी क्लास 6 का 6 चैप्टर, ठीक है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और जिसका नाम है हमारा गति, बल और यंत्र, यानी मोशन, फोर्स एंड मैकेनिक, ठीक है, यानी गति, बल और यंत्र। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है आपका, ठीक है। बहुत अच्छा चैप्टर है, एकदम टेक्निकल चैप्टर है, ठीक है, जिसके बारे में हम बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में भी जानेंगे यहाँ से, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि यहाँ पर जो हमारे द्वारा नई नई वीडियोस बनती रहेंगी आपके ज्ञान के लिए, ठीक है, जिससे कि आपका कोर्स न छूटे, वो वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहेंगी बिना किसी असुविधा के। तो हम बात करते हैं चैप्टर 6 के बारे में, जो कि हमारा गति, बल और यंत्र। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे गतिमान वस्तुएं तथा गति के प्रकार, यानी गतिमान वस्तुएं क्या होती हैं और गति के प्रकार कौन कौन से हैं बेटा, ठीक है। गतिमान वस्तुएं और गति के प्रकार, समझ रहे हैं ना इस बात को, गतिमान वस्तुएं और गति के प्रकार, ठीक है। तो दूसरा हम पढ़ेंगे चाल, यानी चाल क्या होती है। थर्ड होगा हमारा बल का परिमाण एवं दिशा, फिर है बल के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फोर्स, फिर है बल के प्रकार यानी टाइप ऑफ फोर्स, है ना, फिर है घर्षण बल और इसका जीवन में महत्व, मशीनें और मशीनों के प्रकार, मशीनों की देखरेख एवं रख रखाव। तो कुछ इतने हमारे टाइप, यहाँ पर कुछ इतने पॉइंट दिए गए हैं। इन पॉइंटों के बारे में हम आपसे 1 बाय 1 करके एक एक पॉइंट के बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो आइए बात करते हैं बिना देरी किए हुए, ठीक है। कह रहे आप उन वस्तुओं पर विचार कीजिए जिन्हें आप अपने चारों ओर प्रतिदिन देखते हैं। आप कह रहा उन वस्तुओं पर विचार कीजिए जिन्हें आप अपने चारों ओर प्रतिदिन देखते हैं। ये वस्तुएं घर, मेज, कुर्सी, चारपाई, घड़ी, सिलाई मशीन, सड़क पर दौड़ती हुई कार, आकाश में उड़ता हुआ जहाज, बिजली का पंखा, हाथी, घोड़ा, गाय, एक फूल से दूसरे फूल की ओर उड़ती हुई तितलियां, फूलों पर मड़राते हुए भंवरे, आसमान में उड़ती हुई चिड़ियां, ठीक है, दीवार घड़ी, फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद, कुछ भी हो सकती है। इन वस्तुओं को कह रहा है 6.1 के अनुसार गतिशील एवं विराम वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत करें, ठीक है। कह रहा है कि इनको गतिशील वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत करें, ठीक है। तो कह रहा है घर, मेज, कुर्सी, है ना। तो आगे हमने कई सारी चीज़ें कह रहा आपने कैसे निश्चित किया कि कोई वस्तु विरामावस्था में है। बेटा कह रहा है कि आपने कैसे निश्चित किया कि कोई वस्तु विरामावस्था में है। विरामावस्था बेटा उसको कहते हैं, विरामावस्था मतलब होता है रेस्ट, विराम की अवस्था मतलब आराम की अवस्था में। जैसे कोई साइकिल खड़ी हुई है एक जगह पर तो हम बोलते हैं विरामावस्था में है। कोई ट्रेन प्लेटफार्म पर खड़ी है तो वो विरामावस्था में है। अगर आप चल रहे हैं तो आप गति की अवस्था में हैं।
अगर आप कहीं पर रुक गए हैं तो आप विरामावस्था में हैं। हमारा कहने का मतलब है कि जब कोई वस्तु एक जगह पर स्थिर होती है तो वस्तु विरामावस्था में होती है। अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में यानी चलने की अवस्था में चलती रहती है तो उसको हम कहते हैं गति की अवस्था में है। तो हमारा बताने का मतलब यही था। कह रहा है कि और कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो हम देखते हैं कि तितली एक फूल पर बैठी थी, अब वह उस फूल से उड़कर किसी दूसरे फूल की ओर जा रही है, किंतु फूल अपने ही स्थान पर है तो फूल विरामावस्था में होगा और तितली गतिशील अवस्था में होगी। ठीक है, कह रहा किंतु फूल अपने स्थान पर रहता है। तो इस आधार पर हम निश्चित कर लेते हैं कि तितली गति में है और फूल विराम अवस्था में है। हम यह भी कह सकते हैं कि यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो, ठीक है बेटा, कह सकते हैं कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो, ठीक है, परिवर्तन ना हो तो वस्तु विराम में रहती है। तो क्या होता है? वस्तु विराम में रहती है। क्यों? यानी समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो तो वस्तु विराम में होती है। कुछ वस्तुएं जैसे घड़ी, दीवार घड़ी, पंखा देखने में तो विराम में है, किंतु घड़ी की सुइयां, दीवार घड़ी का लोलक, चलते पंखे की पंखुड़ियां आदि क्या होती हैं? चलते पंखे की पंखुड़ियां आदि यानी क्या होती हैं? गति में हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। और परिभाषित करने के लिए जैसे हमारी एक परिभाषा दी गई है कि यदि समय के साथ वस्तु अथवा उसके किसी भाग की स्थिति में परिवर्तन हो, ध्यान से बेटा इसको देखिएगा, यदि समय के साथ वस्तु अथवा उसके किसी भाग की स्थिति में परिवर्तन हो तो वस्तु गति में होती है। यदि समय के साथ वस्तु अथवा उसके किसी भी भाग में परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु विराम में होती है। ठीक है, हमने आपको विराम और गति की बातें बताई थी अभी। ठीक है, कब वस्तु विराम में होगी, कब होगी गति में, तो हमने आपको बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल दिया था अभी आपको। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ से बात कर सकते हैं कौन सी वस्तु गति में है और कौन सी वस्तु विराम में है। तो आइए बात करते हैं। अब आता है हमारा गति के प्रकार, यानी अभी तक हमने पढ़ा गतिमान वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि गति के प्रकार कौन कौन से होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। ठीक है बेटा, गति के प्रकार तो कह सकते हैं कि सीधी सड़क पर चलती हुई कार की गति तथा परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति को ध्यान से देखिए, यह किस प्रकार की गति है। इसी तरह आपने अपने विद्यालय की क्रीड़ा प्रतियोगिता में 100 मीटर की दौड़ में किसी बच्चे को दौड़ते हुए भी अवश्य देखा होगा। उदाहरण में कह रहा दी गई उपर्युक्त सभी गतियां एक सरल रेखा में हैं। ठीक है, जैसे कार आप देख सकते हैं, आपको चित्र में दिखाया गया है 6.2 में। ठीक है, 6.2 में देख सकते हैं कि कार क्या है, गतिमान अवस्था में एक सीधी रेखा में। और कुछ हमारे जो सैनिक हैं, सैनिक जो है परेड कर रहे हैं, वो भी एक सरल रेखा में गति कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जब कोई वस्तु सदैव एक सरल रेखा में गति करती है, जब कोई वस्तु सदैव एक सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। सीधी सी बात, जब कोई आप अगर एक सड़क पर सीधा जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि आपकी गति सरल रेखीय गति है। ठीक है, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि वो गति कौन सी है बेटा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं।
तो कुछ इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कह रहा है कि ठीक है, तो कह रहा है कि आइए लगभग 1 मीटर लंबी मजबूत डोरी लें। कितना? 1 मीटर लंबी डोरी। डोरी के एक सिरे से पत्थर का एक टुकड़ा, छोटा टुकड़ा अच्छी तरह से बांध लें, है ना। एक डोरी ले, उस डोरी में एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा बांध लें। डोरी के दूसरे सिरे को हाथ से पकड़कर अपने चारों ओर क्षैतिज तल में घुमाएं तो पत्थर के टुकड़े की गति का मार्ग कैसा होगा बेटा? वृत्तीय गति होगा। वृत्तीय, एक वृत्ताकार मार्ग में गति करेगा। तो हम ये देखते हैं कि पत्थर का टुकड़ा वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है। और मुझे आई होप मैं कह सकता हूँ कि आपने ऐसे एग्जाम्पल को बहुत किया होगा, ठीक है। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप अपने घर में एक डोरी ले सकते हैं, उस डोरी में एक पत्थर के टुकड़े को बांधें, बांध करके चारों ओर उसको घुमाएं। जो आप उसको घुमाएंगे तो क्या होगा? उसकी गति कैसी होगी? वृत्तीय गति होगी। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, कोल्हू चलाते हुए बैल की गति। समझ पा रहे मेरी बात? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, कोल्हू चलाते हुए बैल की गति। वृत्तीय गति के कुछ क्या हैं? उदाहरण हैं। आपने कभी मेले में गोल चक्री में घूमने का आनंद उठाया होगा। उसमें किस प्रकार की गति होती है? जैसे आपका फिगर दिया गया है, इसमें देख सकते हैं पत्थर के टुकड़े की गति को दर्शाया गया है, ठीक है, और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को भी दिखाया गया है। तो हम बात कर रहे थे गोल चक्री में घूमने, जैसे झूला, ठीक है, गोल वाला झूला आपने देखा होगा, ठीक है, गोल झूला जो होता है। और आपने लट्टू के बारे में भी देखा होगा, लट्टू, ठीक है। फिर आपने कभी लट्टू, आप सभी लट्टू से परिचित हैं। एक लट्टू को डोरी से लपेट कर घुमाएं तो घूमते हुए लट्टू को ध्यान से देखें, लट्टू किस प्रकार की गति कर रहा होता है। तो लट्टू कैसी गति करता है? घूर्णन गति करता है। और जब पत्थर से टुकड़ा बांधते हैं तो वह कैसी गति करता है? वृत्तीय गति करता है। और लट्टू कैसी गति करता है? घूर्णन गति करता है, घूमता है। कुम्हार जो चाक, कुम्हार जो होता है चाक को घुमाता है। जब अभी जैसे दीपावली आने वाली है, दीपावली आने वाली है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जितने भी ये हमारे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार होते हैं, ये अभी से जो है वो दीपावली के लिए दिए बनाना शुरू कर दिए होंगे, ठीक है। तो जो अपना चाक, वो उसको बोलते हैं चाक, जो घुमाते हैं, ठीक है। तो चाक जो घुमाते हैं उसका भी घुमाने का जो वो गति होता है, कैसा होता है? घूर्णन गति होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं घूर्णन गति में संपूर्ण वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित नहीं होती है, बल्कि वह अपने घूर्णन अक्ष अपनी धुरी के चारों ओर घूमती रहती है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे घूर्णन गति की, ठीक है। तो हमने कहा कि जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, यानी ये देखिए, जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है। कोई दिक्कत? जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो क्या होता है? उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है, ठीक है। तो इसी में हम जैसे पढ़ते हैं, इसका एक जो है एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्रियाकलाप 6.3 कह रहा है पत्थर का एक छोटा टुकड़ा तथा 1 मीटर लंबा ऐंठन रहित धागा लें, धागे के एक सिरे से पत्थर के टुकड़े को बांध लें, धागे से दूसरे सिरे को किसी खूंटी या हुक से बांधकर पत्थर के टुकड़े को क्या करें? लटकाएं, जैसा कि 6.5 में आपको दिखाया गया है। कह रहा धागे से लटके हुए पत्थर के टुकड़े को एक तरफ खींचकर छोड़ दें तो आप कैसा महसूस, यानी आपको आप कैसा देखेंगे वहाँ पर, यानी आप क्या देखेंगे? तो हम यही देखेंगे कि पत्थर का टुकड़ा अपनी स्थिति के दोनों ओर गति करने लगता है। पत्थर का टुकड़ा अपनी स्थिति के दोनों ओर गति करने लगता है, ठीक है। और यह
किस प्रकार की गति है, यानी इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, दोलनी गति कहते हैं। ठीक है, अगर आप अपनी बुक लेकर बैठे हैं तो इस चीज़ को ऐसे अंडरलाइन कर लिया करें। ठीक है, तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, दोलनी गति कहते हैं। हम बताए थे नहीं पेंडुलम वाली घड़ी, तो आप देखियो कि दीवार घड़ी में पेंडुलम वाली जो घड़ी होती है इधर उधर अपने आसपास गति करती रहती है। ठीक है, और झूला झूलता हुआ कोई व्यक्ति या झूला झूलता हुआ बच्चा, तो हम कह सकते हैं कि अपने आसपास आपने ऐसी वस्तुएं देखी है जिनमें दोलन गति होती है, जैसे झूले में झूलते हुए बच्चे की गति, किसी स्प्रिंग में लटके हुए पिंड की गति, दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति। इन प्रकार की गतियाँ हमारी दोलनी गति के उदाहरण हैं। इस प्रकार गतियाँ हमारी क्या हैं, दोलनीय गति के उदाहरण हैं। तो हम इसको एक परिभाषित रूप से कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है, जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं। कन्फर्म हुआ? बोलिए बच्चा, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपसे कोई पूछे कि दोलन गति क्या होती है, तो हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है, इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मंद अथवा तीव्र गति। जैसे हमने पिछले चैप्टर में मंद परिवर्तन और तीव्र परिवर्तन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पर हम मंद गति और तीव्र गति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मंद गति और तीव्र गति के बारे में पढ़ेंगे। तो मंद और तीव्र गति क्या होती है? देखिए, बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा जो पढ़ रहे हैं क्लास 6 में। हम बात कर रहे हैं मंद तथा तीव्र गति की। तो मंद तथा तीव्र गति कह रहा, सड़क पर एक ही दिशा में गति करते हुए दो वाहनों को आपने अवश्य देखा होगा। सड़क पर एक ही दिशा में गति करते हुए दो वाहनों को आपने अवश्य देखा होगा। ठीक है, और इन्हें देखकर आप कैसे बता सकते हैं कि कौन से वाहन की गति तीव्र है तथा किस वाहन की गति मंद है? यानी इसको आप देखकर कैसे बता सकते हैं? ठीक है, आप कैसे बता सकते हैं कौन से वाहन की गति तीव्र है, किस वाहन की गति मंद है? तो हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित समय में जो वाहन दूसरे वाहन की अपेक्षा अधिक दूरी तय करेगा, उसकी गति दूसरे वाहन की अपेक्षा तीव्र कहलाएगी। समझ में आया? यानी ऐसे वाहन की गति दूसरे वाहन से तीव्र कहलाएगी। और तीव्र तथा मंद गति जानने की सबसे सरल विधि यह है कि हम वाहनों द्वारा उनमें उनके एकांक समय में चली गई दूरी ज्ञात कर लें। यानी वाहनों द्वारा उसके एकांक समय में चली गई क्या करें, उसकी दूरी ज्ञात कर लें। ठीक है, उसकी दूरी ज्ञात कर लें। जो वाहन दूसरे की अपेक्षा एकांक समय में अधिक दूरी तय करेगा, उसकी गति दूसरे की अपेक्षा तीव्र गति होगी। ठीक है, तो इसकी गणना आप इस सूत्र की सहायता से कर सकते हैं। आपने फार्मूला पढ़ा होगा, मैथ में 6 में है तो आपको पढ़ाया गया होगा। अब तक नहीं पढ़ाया गया होगा तो मैं आज आपको बताए दे रहा हूँ कि फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल को हम कहते हैं स्पीड। ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। और अगर आपसे कोई कहता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय और दूरी बराबर क्या होगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं इसका मल्टीप्लाई तिरछा भैया गुणा कर दो, तो हमारा आ जाएगा दूरी बराबर चाल गुणे समय।
ठीक है। तो इस तरीके से हम इस फार्मूले से चाल, दूरी, समय, इन सारी चीज़ों की गणना कर सकते हैं। और इसको हम अगर चाल को परिभाषित करें तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। और चाल का मात्रक हमारा होता है मीटर पर सेकेंड। चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। ये देखिए बेटा लिखा है मीटर प्रति सेकेंड, इसको हम कह सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये तो हमारा रहा चाल, यानी मंद और तीव्र गति। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा कि चाल बराबर दूरी बटे समय। अब हम चाल को किलोमीटर पर घंटा में भी व्यक्त कर सकते हैं, यानी चाल को हम किलोमीटर प्रति घंटा में भी, यानी किलोमीटर पर आवर में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त करने के लिए हम सबसे पहले 1 किलोमीटर अपॉन 1 घंटा, यानी 1 किलोमीटर पर घंटे में हम जब चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर अपॉन 1 घंटा, यानी 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? 60 होते हैं। अगर आपसे पूछे कि 1 घंटे में सेकंड कितने होंगे, बोलो बेटा 1 घंटे में सेकंड कितने होंगे? तो 1 घंटे में सेकंड, 1 घंटे में सेकंड यानी 3600 सेकंड, है ना। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो जाएंगे तो 1 घंटे में 3600 सेकंड हो जाएंगे। इनको हम कैलकुलेट कर देंगे, जैसे ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, बचा कितना? 10/36 बचा। ठीक है, 10/36 बचा। अब हम इसको भी काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 से काटेंगे 18, तो हमारा कितना बचेगा बेटा? 5/18 यानी मीटर प्रति। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकेंड में बदलना चाहते हैं तो उसको हम 5/18 से गुणा कर दें। ठीक है, जैसे लिखा हो कि 36 किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकेंड में बदलिए। ठीक है, जैसे लिखा हो कि 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलिए, तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करें? 5/18 से गुणा करा दें। 18 के 18 दूना 36, तो हम कह सकते हैं 10 मीटर प्रति सेकेंड, यानी किलोमीटर प्रति घंटा काम खत्म हो गया यहाँ से। ठीक है, तो इस तरीके से हम मंद और तीव्र गति के बारे में हमने एक फार्मूले के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब इसके बाद, ठीक है, इस देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है यदि एक छात्रा 100 मीटर की दूरी 10 सेकेंड में पूरी करती है तो उसकी चाल। ठीक है, यानी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए ध्यान से देखिए, कह रहा है यदि एक छात्रा 100 मीटर की दूरी 10 सेकेंड में पूरी करती है तो उसकी चाल क्या होगी? हमने फार्मूला आपको बताया था, फार्मूला क्या? चाल बराबर दूरी बटे समय, यही तो बताया था। देखिए चाल पूछ रहा है, ये चाल, तो चाल बराबर दूरी कितनी है? देखो 100 मीटर की दूरी, तो 100। ठीक है बेटा, 100 दूरी कितनी है? 100 मीटर है ना, 100 मीटर। देखिए 100 मीटर दूरी, 100
समय कितना है 10 सेकेंड। चाल बराबर दूरी बटे समय, समय कितना 10 सेकेंड, तो 10 से कम 10 और 10 दहामन 100, यानी चाल कितना आ जाएगा इसका, चाल कितना आएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा बल। क्या है, बल। बल के बारे में पढ़ेंगे यहाँ से हम, यानी फोर्स। यहाँ से पढ़ेंगे बल के बारे में, बल यानी फोर्स, ठीक है। ये है बल। बल मतलब कह सकते हैं इसको फोर्स। जैसे आप खड़े हो कहीं पर, ठीक है, आपको कोई धक्का दे दे तो क्या होगा, वो बल द्वारा तुमको क्या है धक्का दिया, तो उसने बल का प्रयोग किया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जैसे दरवाज़ा खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसे खींचना या धक्का देना पड़ता है। देखिए आपके बुक में लिखा है सबसे पहले, दरवाज़ा खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसे खींचना या धक्का देना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, भारी बॉक्स को अपने स्थान से हटाने के लिए क्या करते हैं, भारी बॉक्स को हटाने के लिए अपने स्थान से क्या करेंगे बेटा, धक्का देंगे उसको, ठीक है, यानी उसको उसे खींचते या धकेलते हैं। तो किसी वस्तु को खींचने अथवा धक्का देने में बल का प्रयोग होता है। किसी वस्तु को खींचने या धक्का देने में बल का प्रयोग होता है, तो हम कह सकते हैं बल वह धक्का या खिंचाव है। बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु या जो एक वस्तु दूसरे पर आरोपित करती है। बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु दूसरे पर आरोपित करती है, क्या होता है, बल कहलाता है। आपसे पूछे कोई कि बल क्या है, तो बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु दूसरे पर आरोपित करती है, ठीक है बेटा। अब हम बात करें कि बल के प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। बल के प्रभाव इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होते हैं, तो बल के प्रभाव, जब आप स्थिर गेंद को हॉकी या छड़ी द्वारा धक्का देते हैं तो क्या होता है। उसने कहा कि जब आप स्थिर गेंद को हॉकी या छड़ी से धक्का देते हैं तो क्या होता है, गेंद गतिमान हो जाती है। क्या होगा, गेंद गतिमान हो जाएगी, गति की अवस्था में हो जाएगी। और जब बाल द्वारा किसी, यानी जब हॉकी द्वारा किसी बाल पर धक्का या उसको उस पर धक्का दिया जाता है तो उसमें हम काहे का प्रयोग करेंगे, बल का प्रयोग करेंगे। अगला, जब गोलकीपर गोल की ओर आती हुई फुटबॉल को लपकता है तो वह क्या करता है, यानी गेंद को गोल में जाने से रोकने के लिए वह बल लगाता है। बल लगाने से गति करती हुई गेंद रुक जाती है। बल लगा करके गति करती हुई वस्तु की चाल कम कर सकते हैं। जैसे कोई क्रिकेट आप खेलते हैं और उधर से बॉल आती है तो बॉल को आप बैट से द्वारा उसमें गति को रोक देते हैं, ठीक है। फिर है कह रहे साइकिल के पैडल पर जब आप पैर से धक्का देते हैं तो उसको क्या होता है, साइकिल क्या होती है, गतिमान हो जाती है। साइकिल क्या होती है, साइकिल गतिमान हो जाती है, गति की अवस्था में हो जाती है, साइकिल चलने लगती है, ठीक है। तो इस प्रकार आप ये पाते हैं कि साइकिल के पैडल में अधिक धक्का देने पर साइकिल की चाल अधिक तथा कम धक्का देने पर साइकिल की चाल कम हो जाती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब साइकिल पे हम ज़्यादा तेज फोर्स यानी बल देंगे तो साइकिल तेज चलेगी। साइकिल पर अगर हम कम फोर्स करेंगे तो साइकिल हमारी धीमे चलेगी, ठीक है। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि बल लगाकर किसी स्थिर वस्तु को, बल लगाकर किसी स्थिर वस्तु को गतिमान तथा गतिमान वस्तु को स्थिर किया जा सकता है। यानी किस बल लगाकर किसी वस्तु को गतिमान तथा गतिमान वस्तु को स्थिर किया जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं बल द्वारा किसी वस्तु को गतिकी अवस्था में लाया जा सकता है। अगर कोई वस्तु गतिकी अवस्था में तो उसे रोका जा सकता है, अथवा हम कह सकते हैं किसी गतिमान वस्तु की चाल में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से हम बल के प्रकार और बल यानी इफेक्ट ऑफ
बल के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फोर्स, और फोर्स के बारे में पता कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में एक हमारा और आता है, बल लगाकर गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी जब अगर हम परिवर्तन की बात करेंगे, बल में परिवर्तन, तो खेल के मैदान में देखते हैं कि जो खिलाड़ी खेलता है, बैट पर गेंद आती है और गेंद पे एक शॉट मारता है और गेंद की दिशा क्या होती है, बदल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि बल लगाकर गतिमान वस्तु की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। तो बेटा इस क्लास को आज यहीं तक यहीं पर रोका जा रहा है आज की क्लास को, और अगला जो इसका पार्ट 2 होगा, ठीक है, पार्ट 2 में इसके बारे में हम इसके आगे आपको जो है कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 को हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, उसी में आपकी एक्सरसाइज वगैरह करवाएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।